नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाल विकास का हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था इसके पहले आज एक और प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखते हैं कितना आपसे बनता है। क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, किस मनोवैज्ञानिक, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो विकास क्या होता है, तो जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली क्या है, तो क्रिया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सतत। ये निरंतर चलती है। जब तक जीवन आपका है तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, आपका विकास होता रहता है। धीमी धीमी विकास एकदम तेजी से नहीं होता है। किसी भी चीज़ को आप अगर बोलोगे कि आप सीख रहे हो तो डायरेक्ट आप आज ही शुरुआत की और सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे करके आप उसको सीखते जाते हो, ठीक है। तो ये किसने कहा, किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर है, तो क्या है, कोलेस्निक ने कहा था, पियाजे ने कहा था, स्किनर ने कहा था या हरलॉक ने कहा था। तो इसका जो आंसर होगा कि विकास एक सतत और धीमी है, तो स्किनर ने कहा था। इन्होंने क्या कहा था, स्किनर जो आपके मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि विकास क्या है, सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। विकास की अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो जैसे मैं आपको इसके पहले विकास की अवस्था बताई थी, तो बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है, बच्चा 5 साल तक का होता है, उस समय बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। उसका जो दिमाग बोलिए, मानसिक विकास बोलिए और शारीरिक, वो सब जल्दी तेज़ी से होता है। तो एक समय विकास क्या होता है, तेज से होता है, तेज़ी रहती है विकास में, फिर वो धीमी हो जाती है, फिर तेज़ी होती है, फिर धीमी होती है। ऐसे विकास चलता रहता है जीवन पर्यंत तक, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाएगा कि बच्चा तेजी से जब उसका विकास हो रहा है, तेज से विकास होगा, तो बच्चा कैसा रहेगा, शैशव अवस्था में है। फिर बच्चा बाल्यावस्था में आता है, उसका विकास जो है बाकी तरफ भी जाने लगता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। तो वो एक ही चीज़ को सीखने में कभी थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे हो जाता है। फिर बच्चा जैसे ही आपका किशोरावस्था में आएगा, फिर उसका तेज़ी से विकास होने लगता है। उसके बाद भी धीमे। विकास की प्रक्रिया ऐसी होती, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, तो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। तो अब आप देखिए कि किसी भी चीज़ पर बच्चे को शर्म, तो शैशव अवस्था 5 साल का बच्चे के लिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रायः वो स्कूल जाना सिर्फ स्टार्ट किया होता है, तो उस समय उसको इतना शर्म और गर्व की स्थिति नहीं होती। किशोरावस्था में बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। तो ये जो स्थिति है, शर्म और गर्व की स्थिति किस समय आती है बच्चे में, तो बाल्यावस्था में आती है। इसी समय देखिए बच्चा स्कूल जाता रहता है। बच्चे की एज क्या होती है, इसमें अगर हम बोले तो 5 साल से 12 साल तक के बीच का है बाल्यावस्था में। और बच्चे को अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, कोई चीज़ उसके पास नहीं है, बाकी बच्चों से कंपेयर करें, तो उसको कहीं ना कहीं फील होने लगता है, उसको वो चीज़ में शर्म आने लगती है। यहीं पे बच्चे का अगर आप नॉर्मल टेस्ट ले लें, तो बच्चे का अगर 10 का है और उसमें 9 मार्क्स आए या फिर 8 आए, तो बच्चे बड़े गर्व से आपको, अपने पेरेंट्स को, सबको दिखाता रहता है। उसको ये फील होता है कि मैं कुछ अच्छा किया हूँ। तो ये कौन सी अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है। अब देखिए पहले क्या बोला गया, नीले और पीले रंग को मिलाने से हरा बनता है, उसको पता है। जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया गया, क्या बोल दिया गया कि नीले और पीले, यहाँ पे क्या बोलेगा, पीले और नीले, और यहाँ क्या बोला गया है, नीले और पीले। दोनों को भी सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, पीले की जगह पे पहले नीला बोल दिया। तो उसको क्या लगा कि अगर हम छोटे बच्चे या नॉर्मल बच्चों से ऐसा पूछते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं, तो वो उसी चीज़ का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उसमें क्या चीज़ की कमी है, संरक्षण की, उत्कृष्टता की, जादुई सोच की या स्पष्टता की। तो अब देखिए जब किसी चीज़ को हम घुमा के पूछते हैं या उल्टा करके पूछते हैं, तो उसमें क्या चीज़ कहलाता है, तो उत्कृष्टता की कमी होती है। मतलब किसी चीज़ को उल्टा करके, कोई प्रश्न जब आप घुमा के पूछोगे और बच्चा उसका आंसर ना दे पाए तो पूछा जाता है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या पौणावस्था में। तो सबसे ज़्यादा शारीरिक
शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होता है वो किस अवस्था में होता है? तो किशोरा अवस्था में होता है। और ध्यान भी रखेंगे कि सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तो है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवधि में, किस अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो किशोरा अवस्था में ही होता है। बच्चे को समझ में भी नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें उसमें धीरे धीरे विकास हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है, क्या है आपका? आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिक भिन्नता से या उपरोक्त सभी। तो संवेग में क्या होता है? तो इमोशंस की बात की जाती है, तो आनंद और सुख इमोशंस में आएंगे, संवेगों में आएंगे। आत्मगौरव आपको क्या है? अपने आप में एक स्वाभिमान टाइप की भावना आ रही है अंदर से, तो वो सारा चीज़ आत्मगौरव में। व्यक्तिक भिन्नता, ये क्या चीज़ होता है? तो हर व्यक्ति में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार का होता है, तो वो सब किस में है? तो संवेगों के अंतर्गत आएंगे। तो आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण आपको पढ़ाए गए थे पिछले वीडियो में ही? तो 4 चरण बताए गए हैं, इनका क्रम पूछा गया। तो आप देखिए, संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। सेकंड क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, पूर्व, औपचारिक, मूर्त और संवेदी। अब इनमें से इनका जो क्रम था, इन्होंने 4 बताया था, क्या था इसका डिटेल पिछले देख लिए हैं, पर यहाँ पे जो इसका सही क्रम है, तो सबसे पहले इन्होंने किसके बारे में बताया? तो संवेदी, इसी को इंद्रिय जनित बोलते हैं। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक है। तीसरा क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक है। और लास्ट क्या है? तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक है। मूर्त को ही स्थूल भी बोलते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण या अवलोकन। तो छोटा बच्चा है या शिशु है, उसका सर्वे तो करेंगे नहीं, उसके बारे में जान भी नहीं सकते। व्यक्तिगत अध्ययन, वो है ही कितना बड़ा जो हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। मनोविश्लेषण, उसके भावों को आप इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी एक्टिविटी है, उसको आप देखोगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? अवलोकन करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है, तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है, अधिक बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को। तो देखिए, पीपल का छोटा सा पौधा है, वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिए, विच्छिन्नता या अनिरंतरता को, निरंतरता को, विच्छिन्नता या निरंतरता दोनों को, कभी विच्छिन्नता तो कभी निरंतरता। एक छोटा सा पौधा अगर वो विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या है? ग्रोथ बढ़ रहा है, यानी वो निरंतर वृद्धि कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? निरंतरता को बताता है। इसी प्रकार हमारा विकास भी है। जब बच्चे में विकास होता है, वो जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है, वैसे उसका मानसिक विकास भी होता है। तो विकास का भी कंटिन्यू, धीमी प्रक्रिया है पर सतत चलती है, निरंतर चलती है। उसी चीज़ के बारे में आपको ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दे, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, कठोर अनुशासन का पालन करे, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए। तो विद्यार्थियों में हर विद्यार्थी अलग होता है, ये शिक्षक समझता है। नॉर्मल भी आप देखें, जिस प्रकार के आप हो, आपके जैसा थोड़ा बहुत देखने वाला आपसे स्वभाव में मिलने वाला हो सकता है। हर व्यक्ति क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आप हो सेम टू सेम वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता। तो शिक्षक क्या करेगा ऐसी स्थिति में कि सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराएगा। हर व्यक्ति के लिए जो सीखने का तरीका होगा, उसके विभिन्न बहुत सारे अनुभव उपलब्ध होंगे, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो वो क्या करेगा? उस हिसाब से अपने अपने जैसा जिसका व्यक्तित्व है, जिसकी जैसी मानसिक स्थिति है, वो इस हिसाब से समझ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा न्यून अनुमान करते हैं। क्या करते हैं? केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी इसके पहले ही बताएगा कि किशोरा अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसी समय तनाव भी होता है, इसी समय क्रोध भी होता है। ये एक ऐसी इस समय जो टाइम होता है किशोरा अवस्था में, किशोर क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता होता। वो ये नहीं सोचता, उस पर सोच विचार नहीं कर सकता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वो उस पर तार्किक विचार नहीं करता है। ठीक है, उसको सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये मेरे एंजॉय का है, नॉर्मल है। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? ठीक है, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो छोटे बच्चे को आप लोग देखे होंगे, जो आप बोलोगे सेम वैसे ही बोलता है, उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, पर जैसा बोलोगे वो उसी चीज़ को बोलेगा। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो शैशव अवस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, मंद बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में। तो ऐसे बालक जिसकी बुद्धि लब्धि या IQ लेवल कितना होता है? 85। तो 85 के बारे में बोला गया, 80 से लेकर 89 इस बीच की जो अवधि होती है, इस समय का जो टाइम है, उस पे बच्चा क्या होता है? तो मंद बुद्धि का बालक होता है। ठीक है, अगर आप IQ का फॉर्मूला बोलो या आपके बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बोलो तो MA डिवाइडेड बाई CA या फिर यही होता है RA इंटू 100। ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, MA मतलब मेंटल एज होगा, उसका मेंटली कितना एज बताया जा रहा है उसके बारे में होगा। CA या फिर RA का क्या मतलब होता है? रियल एज या क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी, उस पर बात करेगा। उस आधार पर हम इस फॉर्मूले के आधार पर निकाल पाते हैं कि 85 वाला जो बच्चा है वो क्या है? मंद बुद्धि वाला। अगर बच्चे का कितना IQ लेवल 140 प्लस हो तो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बोलें कि 20 या 25 से कम का हो बच्चे का IQ लेवल तो बच्चा क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, एकदम निरा मूर्ख जिसको आप बोल सकते हैं, उसको लेते हैं हम इसके अंतर्गत। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला? मानसिक विकास के पक्ष में है। ठीक है, संवेग, बुद्धि, भाषा और उपरोक्त सभी। तो जब आप बच्चे का मानसिक विकास होता है तो उसमें संवेग आएंगे, इमोशंस आते हैं, उसका जो बुद्धि है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, उस पर भी विकास होगा। जैसे ही बच्चे ग्रोथ करेगा तो उसका जो भाषा का विकास है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसमें मानसिक विकास के पक्ष में क्या आता है? तो सभी आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है? देखिए 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं बोला। समस्यात्मक बालक ऐसे बच्चे जो परेशानी क्रिएट करे, तो चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित होना या फिर झूठ बोलना। तो जो समस्यात्मक बालक होंगे वो क्या करेंगे? चोरी भी करेंगे, क्रोध भी प्रकट करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सामाजिक रूप से समायोजित नहीं होते हैं। ठीक है, वो समाज से समायोजन नहीं कर पाते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, छोटा बच्चा देखे होंगे, माँ को जैसे स्पर्श पाता है वो मुस्कुराने लगता है। संज्ञानात्मक है, जैविक है, सामाजिक संवेगात्मक है या विश्लेषणात्मक है? तो अब संज्ञानात्मक में तो क्या बोला जाता है? इसमें तो वो तर्क वितर्क करेगा, विचारों का, अनुभव का। तो छोटा बच्चा तो ये चीज़ जानेगा नहीं। जैविक है नहीं, तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो सामाजिक क्या है? संवेगात्मक है। सामाजिक संवेगात्मक है इसका आंसर। जैसे ही बच्चा माँ के स्पर्श में आता है, 1-2 बार तक बच्चे को नहीं समझ आएगा, पर छोटा बच्चा जब जान जाता है कि उसकी माँ आ रही है, थोड़ा बहुत भी स्पर्श हुआ तो वो तुरंत स्माइल करता है, हंसता है। तो ये क्या होगा? एक प्रकार से सामाजिक संवेगात्मक है, वो अपनी माता से जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। ठीक है, अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा जो आपके बिहेवियर में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उपलब्धि होगी, रुचि होगी, अभिप्रेरणा होगी या फिर सीखना होगा। तो आप किसी भी चीज़ एक्सपीरियंस के द्वारा अगर आपके बिहेवियर में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? सीखना बोला जाता है। और यही क्या है? तो अधिगम है। ठीक है, अधिगम का जो सिद्धांत मुख्य रूप से दिया था या इनके नियम में आप देखेंगे तो थॉर्नडाइक। ठीक है, कौन है? तो अधिगम का सिद्धांत देने वाले। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो USA के हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने क्या किया? अधिगम का मुख्य रूप से सिद्धांत दिया। अधिगम को सीखने के लिए कुछ नियम बताए, जिनके इनमें नियम में अगर हम बोलें तो 2 प्रकार से होता है, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। ठीक है, सीखने के लिए अगर मुख्य नियम में हम बोलें अधिगम या सीखने में, तो सबसे पहले होता है तत्परता का नियम। ठीक है,
किसी भी चीज़ को सीखना है, कुछ आपको बनना या करना है, अगर आप उसके लिए तैयार बस हो जाते हो तो आप आधा विजय, आधा युद्ध जीत लेते हो, ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है, कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए तैयार तो होइए, पहले तैयार हो गए रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, पहला तत्परता का नियम था, दूसरा बोलता है अभ्यास का नियम। ठीक है, आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो आप बार बार उस पर अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम के बाद आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हो। तो दूसरा क्या बोलता है, अभ्यास का नियम। और तीसरा इनका मुख्य नियम में क्या है, तो संतोष तथा प्रभाव का नियम, संतोष व प्रभाव का नियम। ठीक है, देखिए आप या हम कोई भी चीज़ सीखना चाहेंगे तो जब तक हमारा कोई मकसद नहीं होगा, हमको कुछ उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उनके इस नियम में क्या बोला गया कि जब तक किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हमको फ़ायदा नहीं होगा, हम उसको सीखते नहीं हैं। तो हम उसी चीज़ को सीखेंगे जिससे हमको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। गौड़ नियम में मुख्य रूप से क्या आता है, तो बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, तो हमको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो हम उस चीज़ को ना बहुत विभिन्न तरीक़ों से देखते हैं, ऐसा भी कर लेंगे क्या, वैसा भी कर लेंगे क्या, किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे ये अगर आप अभी टीईटी का एग्ज़ाम ही दे रहे हो, उसी के लिए क्या सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बाल विकास पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट को, जिससे हमारा, तो हम विभिन्न प्रकार से उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला जाता है इसी में, तो आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो उसको हम भागों में बांट दें, टुकड़े टुकड़े में कर दें, तो उसको हम और आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अगर आपको बाल विकास में एक पॉइंट होता है, एक चैप्टर है अधिगम या सीखना, तो हम पहले अधिगम या सीखना जो आपका है इसको बहुत अच्छे से सीख लें, इसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाएं, तो उससे क्या होगा, आपके सीखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो सीखना या फिर अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण है, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्ति है, सामाजिक वृत्ति का विकास है। तो सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से क्या है, तो जब आप सामाजिक रूप में, सामाजिक विकास ऐसे नहीं होगा, समाज के जब विकास हो रहा है तो आपका मेन विकास होगा। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो सामाजिक जो आपकी व्यवस्था है के उद्देश्य के साथ, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के साथ स्वयं के उद्देश्यों का, आप समाज से कुछ ऐसे ही नहीं सीखोगे जिसमें आपका भला है, आप वही चीज़ सीख पाते हैं। ठीक है, तो स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सामाजिक विकास की जो अवधारणा है किन्होंने दी थी या किसने ये सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की, ठीक है, जिन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों के विकास करने का अवसर मिलता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या उपरोक्त सभी। तो इसके पहले मैं आपको गत्यात्मक कौशल के बारे में बताई थी कि दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म होता है। स्थूल में बच्चा क्या करता है, सिर्फ अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर पाता है, ठीक है, वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा। पर सूक्ष्म में क्या होता है, तो बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है, चीज़ें बनाने लगता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, बालिका खिलौने बना रही है, तो वो क्या कर रही है, इसमें स्थूल में तो नहीं होगा, समझ में आया, पर सूक्ष्म क्रियात्मक है या सूक्ष्म गत्यात्मक है, तो वो कोई ना कोई क्रिया कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्याओं को एक शिक्षक कैसे पहचाने। ठीक है, तो सामाजिक भावनाएं वो कैसे नहीं, तो इसको कठिनाई कैसे पहचाने, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर, अनुमान लगाकर, माप कर, पालकों से पूछकर। तो बच्चे में सामाजिक भावना कैसी है, इसके लिए क्या करेंगे, उसको विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अनुमान लगाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलवर्ग की अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये ध्यान रखिए कि कोलवर्ग कौन है आपके, और इन्होंने नैतिक, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या किया, तो
नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक बच्ची है जो जानती है कि चोरी करना गलत है और वो पकड़ी जा सकती है, तो वो किस में आएगा, कौन से चरण में आएगा, तो सजा तथा आज्ञाकारिता, व्यक्ति केंद्रित या प्रयोजन या तथा विनिमय के, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो उसको पता है कि वो गलत कर रही है और वो पकड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको बताया गया होगा कि ये एक गलती है, तो कोई ना कोई उसको बताया था, आज्ञा दिया था, और क्या हो सकता है इसमें, तो सजा मिलेगी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो चरण 1 में आता है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका क्या बोला गया, बताऊंगी क्या बोला जा रहा है, तो कोहल वर्ग। ठीक है, ये वर्ग दोनों एक ही है। इन्होंने क्या किया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नैतिक विकास का, विकास की जो अवस्थाएं इन्होंने बताई, उन्होंने विकास की कितनी अवस्था बताई है, तो 3 अवस्था बताई, और कितने चरण बताए हैं, तो 7 चरण बताए हैं। ठीक है, 3 अवस्था 7 चरण। पहली अवस्था में अगर हम बोलें तो पूर्व नैतिक आता है, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था आती है। इसमें जो एज होता है वो 4 से 10 साल तक का बच्चा होता है। ठीक है, पूर्व नैतिक क्रिया में इसमें क्या होगा, तो बच्चे को जो उसके माता पिता सिखाते हैं, नैतिक क्रिया में क्या होता है, तो समाज के से जुड़ी हुई जो भी उसको नियम कानून पेरेंट्स सिखाएंगे, शिष्टाचार सिखाएंगे, वो सभी आते हैं। तो इसमें जो उसके जो पालक होंगे, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वो जो सिखाते हैं बच्चा वही करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। इसी के अंतर्गत ही आता है दंड और आज्ञाकारिता वाला। ठीक है, आज्ञाकारी बच्चा इसी समय बनता है, और यही क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है। दूसरा नियम क्या होता है, तो परंपरागत। ठीक है, परंपरागत नैतिक विकास का नियम, ये कब आता है, तो 10 से 13 साल तक का बच्चा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो बच्चा जो पेरेंट्स सिखाए होते हैं उस चीज़ को तो वो मानता ही है, साथ साथ थोड़ा बहुत वो तर्क वितर्क भी करने लगता है। छोटा बच्चा है, अगर वो इस समय जो 10 साल से 13 साल तक का बच्चा है, उसके साथ उसके बड़े बड़े भाई छोटे बहन जो भी उससे लड़ाई करेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मत लड़िए, अलग अलग हो जाइए, पर बच्चा क्या बोलेगा, नहीं आप तो बोल रहे हो मत लड़िए, पर वो मेरे से लड़ रहा है, मैं भी लड़ूंगा। तो इस स्थिति में बच्चा क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, जैसा करोगे वैसा मैं भी करूँगा, ऐसा वाली स्थिति आती है। तीसरा क्या होता है, तो आत्म अंगीकृत या फिर यही अवस्था क्या होती है, तो पश्च परंपरागत होती है। गत अवस्था नैतिक विकास की अवस्था होती है 13 साल से ऊपर तक का। 13 साल के बाद से जो पौणावस्था तक वृद्धावस्था का होती है वो इस समय होती है। यहाँ पे क्या होता है, तो 13 साल के बाद बच्चा नैतिक विकास उसका इतना हो चुका होता है कि वो कोई अगर उसके सामने कोई नई चीज़ आती है तो वो खुद से नियम बना सकता है, उसके लिए कर सकता है। इसे सार्वभौमिक नैतिकता का नियम भी बोलते हैं या अवस्था भी बोलते हैं। बच्चा इस समय तक पूरी तरीके से लोक हित के लिए क्या सही है, जनहित के लिए क्या सही है, उस पर वो बात करने लगता है। तो ये नियम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसके आधार पर है, तो कोहल वर्ग के आधार पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो वाइगोत्स्की। ठीक है, ये कहाँ से थे आपके, तो रूस के वैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या किया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसका सिद्धांत दिया, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला कि बच्चा समाज के साथ से उसके एज के आधार पर नहीं, बच्चा जैसे समाज के संपर्क में आएगा उस प्रकार से विकास करेगा। पर इसी के अलावा अगर आपके पियाजी जी बोले तो इन्होंने क्या बोला, नहीं बच्चा क्या करेगा, अपनी अवस्था जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ सीखता जाएगा। दोनों का इन्होंने एक दिया था आपका क्या, तो ZPD का। ठीक है, ZPD का सिद्धांत दिया। ये क्या होता है, तो जोन ऑफ, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या दिया, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, विकास का क्षेत्र, या इसी को क्या बोला जाएगा, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, तो अगर आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे तो ZPD का फुल फॉर्म तक पूछता है। इसमें क्या होगा, तो जो वास्तविक क्या है, वास्तविक स्तर बच्चे का वास्तविक स्तर क्या है
और संभावित स्तर क्या है, इन दोनों का अंतर, वास्तविक स्तर और संभावित स्तर जो होगा उन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, ZPD बोला जाता है। जैसे कि अगर आप अभी क्या कर रहे हो, CGTET का एग्ज़ाम देंगे, इसमें आपके जो वास्तविक स्तर रहा होगा जब आप तैयारी करने आए थे उस समय अगर इसका स्तर था तो आप 70-80 लगभग पा रहे थे, ठीक है, 70 मार्क्स आ रहे थे, 80 आ रहे थे जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए थे। किसी कोचिंग में आप पढ़े या आपने प्रैक्टिस किया तो आपके मार्क्स कितने आने को हैं, 110 हो रहे हैं, 110 होंगे या 120 होंगे। तो ये क्या है, वास्तविक स्तर है और ये क्या है, संभावित स्तर है। इन दोनों के बीच का आपको लाना कितना है, तो 90 मार्क्स लाना है, तभी आप CGTET में क्लियर हो पाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका जो 90 मार्क्स है यही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, निकटतम। ठीक है, तो याद रखिएगा निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस करिएगा, आज देखिए कल देखिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।